अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और आज चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन and also explain how a convex lens is used as a magnifier। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे देखें तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है वो बताएं, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है वो बताएं, और फिर ये भी बताएं कि किस तरह से एक कन्वेक्स लेंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मैग्नीफायर। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इसे देखते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तीनों क्वेश्चंस, और इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं। हमें देखना है कि हम इसके आंसर को किस तरह से हर एक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन हमें इसे एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर के लेक्चर्स के दौरान, उसी तरह से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी लेंस के थ्रू देखें तो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक बाई कन्वेक्स लेंस मौजूद है और इसकी ये एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, जो कि लेट्स सपोज इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके बिल्कुल सेंटर में से पास करके जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये इस लेंस के सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे भी हमारे पास उतने ही फासले पे मौजूद होगा। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस एरो की फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और ये इस इमेज लेंस से कुछ फासले पे पड़ा हो। अब अगर हम इसका इमेज बनाना चाहें तो हम लोग सीख चुके हैं कि इमेज किस तरह से बनता है, कि हम रेज ऑफ लाइट लेते हैं, जैसे कि ये एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है और लेंस के सेंटर में से गुजरने के बाद इसके प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाती है, और फिर हम एक और रे लेते हैं जो बिल्कुल इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास करते हुए आगे की तरफ जाती है, और जिस जगह पे ये दोनों रेज मिलती हैं उस जगह पे हमारे पास इमेज बन जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर ये दोनों मिल रही हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों का एक इमेज बन जाएगा। अब अगर हम बात करें तो अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O के साथ, और जो इसका इमेज बनता है उस इमेज के साइज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I के साथ। और दूसरी चीज, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है हमारे लेंस से, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ, और जो हमारे इमेज का डिस्टेंस होता है हमारे लेंस के साथ, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ। तो स्टूडेंट्स, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? हम लोगों ने सीखा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो है ये रेशियो होती है। हम कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज to the size of the object। तो स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं यहाँ पे हमने देखी कि दो चीजों को हम लोग डिवाइड करेंगे, साइज ऑफ द इमेज, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसे हम लोग नाम देते हैं मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा फिर हमारे पास I डिवाइडेड बाय O, क्योंकि हमारे पास जो इमेज का साइज है उसे हमने I के साथ रिप्रेजेंट किया और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज है उसे हमने O के साथ रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी होती है और वो क्या है?
वो ये है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो जिस तरह से रेशियो ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट थी, इमेज को ऊपर रखा और ऑब्जेक्ट को नीचे रख के उसके साथ डिवाइड कर दिया, इसी तरह से इसकी एक और डेफिनेशन भी हमारे पास यहाँ पे बनती है और वो कुछ इस तरह से होती है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस of image to the distance of ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स फिर इसका फॉर्मूला, इसको भी फॉर्मूले की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, m इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। यहाँ पे जो q है स्टूडेंट्स ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है और p जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो दो डेफिनेशंस और उसके साथ ये दो फॉर्मूले हमें ये लिखने हैं। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और जो नेक्स्ट चीज हमसे पूछी जा रही है वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन कुछ इस तरह से थी, अगर हम देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ये इस एरो की फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ फासले पे रख के अपनी आंख से इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी आई है। अब जब हम इसको आंख से देखेंगे, अनएडेड आई से देखेंगे, आंख के आगे कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो स्टूडेंट्स ये एक एंगल हमारी आंख के साथ बना रहा होगा। हम इस एंगल को नाम देते होते हैं अल्फा का। ये एक ऑब्जेक्ट का वो वाला एंगल है जब उस ऑब्जेक्ट को अनएडेड आई में से देखा जा रहा है। अब इसी तरह से अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू देखें, फॉर एग्जांपल यही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं एक लेंस के थ्रू, और वो लेंस मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ। लेट्स सपोज वो इस तरह से एक डबल कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर प्लेस किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो इसका इमेज बनता है वो इमेज यहाँ पे बनेगा, रियल वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, और अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे डिवाइस पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। ये जो एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं बीटा का। तो अब हमारे पास दो एंगल हो गए, एक वो वाला एंगल है कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को अनएडेड आई से देखा है, और एक वो एंगल हो गया कि जब हमने उसको एक ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू देखा। तो हमारे पास फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन इन्हीं दोनों एंगल्स की रेशियो को कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय an image as seen through an optical instrument to the angle subtended by an object as seen through an unaided
या हम इसे कह सकते हैं नेकेड आई, यानी वो वाला एंगल जो हमने बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा होगा। तो फिर अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। स्टूडेंट्स याद रखना है कि इस एंगुलर मैग्निफिकेशन को भी हम लोग कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल आएगी बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, यानी वो एंगल जो हम लोगों ने अनएडेड आई से देखा था उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो इमेज ने हमारा एंगल बना लिया था बीटा उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो इन दोनों की रेशियो जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आप चलते हैं इस क्वेश्चन के तीसरे हिस्से की तरफ जो कि है एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफायर। स्टूडेंट्स इमेजिन करें हमारे पास यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस मौजूद है, बाय कन्वेक्स लेंस मौजूद है, डबल कन्वेक्स लेंस मौजूद है, जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और ये जो बाय कन्वेक्स लेंस है जो जिसकी दोनों साइड्स जो हैं वो कर्व्ड होती हैं, ये उस लेंस का यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस नजर आ रहा है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे लेंस का प्रिंसिपल फोकस है दोनों एंड्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के अंदर प्लेस करते हैं, लेट्स सपोज हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम इमेज बनाने की कोशिश करें तो इमेज बनाने का मैकेनिज्म वही है जो हम सीखते आए हैं कि एक रे लेते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उसको लेके चलते हैं लेंस के सेंटर में से और उसके बाद वो पास करती है हमारे प्रिंसिपल फोकस में से और आगे चली जाती है। और फिर एक और लेंस रे लेते हैं जो कि हमारे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके आगे की तरफ चली जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों रेस को देखें तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमारा इमेज तो उस जगह पे बनता है जहां पे दोनों रेस इंटरसेक्ट करें। तो फिर उसके लिए हम इन्हें प्रोट्रूड करते हैं और पीछे की तरफ लेके जाते हैं और उस डायरेक्शन में जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कुछ फासले पे जाके ये दोनों रेस मिल जाएंगी। जिस जगह पे ये दोनों रेस मिलती हैं वहां पे हमारे पास इमेज बन जाता है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस इमेज का जो साइज है वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ा है। आई इज ग्रेटर देन ओ, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने एक सिंपल बाय कन्वेक्स लेंस को एज ए मैग्नीफायर यूज कर दिया। तो फिर स्टूडेंट्स इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये है बेसिकली हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप। ये है हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप और इस सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने अपने हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे प्लेस किया है विद इन द फोकल लेंथ ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड within the focal length of a double convex lens, then a magnified virtual and erect image is formed। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनता है
वर्चुअल हमें पता है कि जिस साइड पे लेंस के अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो और उसी साइड पे इमेज बन जाए तो वर्चुअल होता है। और मैग्नीफाइड हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा हो के हमें नजर आ रहा है, और इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधा है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, तो इस तरह का एक इमेज बनता है। यानी ये हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसे एक्सप्लेन करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला हिस्सा हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में फर्क बताना। अब स्टूडेंट्स अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, ये हम लोगों ने सीखा था अपने चैप्टर के दौरान कि ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके उसका इमेज हमें दिखा सकता है। तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कुछ ऐसे कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन optical instrument to increase the size of इमेज, कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका साइज कितना बढ़ा के दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है रिजॉल्विंग पावर, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि मैग्निफिकेशन का मतलब है बड़ा करके दिखाना, और रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है उसे वाज़ेह करके दिखाना, उसकी फाइन डिटेल्स के बारे में बताना। बाज़ औक़ात हम अपने इमेज को बहुत बड़ा तो कर लेते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके देख लेते हैं, लेकिन जो उसकी फाइन डिटेल्स हैं वो हम रिवील नहीं कर पाते। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन तो अच्छी होती है लेकिन उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी नहीं होती। तो फिर हम रिजॉल्विंग पावर क्या कह सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट meant to provide the details of an object। या स्टूडेंट्स हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ये बेसिकली दो बहुत करीब मौजूद ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग अलग करके दिखाने की एबिलिटी को कहते हैं। तो फिर हम इसे इस तरह से भी इसे निरेट कर सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी to separate the images of two very close objects। तो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना
उसका इमेज बनाना, और रिजॉल्विंग पावर है उसे क्लियर करके दिखाना, उसकी डिटेल्स को दिखाना, ये रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आखिरी हिस्सा है वो लिखा हुआ है, व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमें लिमिटेशंस बतानी है, कौन सी चीज है जो लिमिट करती है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर मैग्निफिकेशन की लिमिटेशन की बात करें तो हमारे पास जो लेंस के डिफेक्ट्स हैं वो बेसिकली वो लिमिट करते हैं। डिफेक्ट्स इन लेंस, या कोई भी जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो लिमिट करते हैं। अब कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, इनके हमें नाम याद होने चाहिए। पहला जो डिफेक्ट है स्टूडेंट जिसका हमें पता होना चाहिए वो हमारे पास कहलाता है क्रोमैटिक एब्रेजन। क्रोमैटिक एब्रेजन, और जो दूसरा है वो है हमारे पास स्फेरिकल एब्रेजन। स्टूडेंट्स इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल तो हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। क्रोमैटिक एब्रेजन क्या होता है कि हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जब वो इमेज बनाता है तो इमेज में वो डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट जगह पे फोकस कर देता है। तो हमारे पास जो इमेज बनता है वो इस तरह का होता है कि उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर्स के फोकस होने की वजह से डिटेल्स नहीं देखी जा सकती। ये आप नाम से भी इसको समझ सकते हैं कि क्रोमैटिक एब्रेजन लिखा हुआ है, क्रोम कलर के लिए यूज किया जाता है। तो ये कलर्स को एक सही जगह पे फोकस ना करने की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसे क्रोमैटिक एब्रेजन कहते हैं। और जो स्फेरिकल एब्रेजन है ये स्टूडेंट्स इस वजह से होती है कि हमारा जो लेंस है या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके कर्व्ड एरिया से जब लाइट पास करके गुजरती है तो डिफरेंट जगह से वो डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस होती है, किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती। इस तरह का जो डिफेक्ट है वो स्फेरिकल एब्रेजन कहलाता है। हमें इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इनको लिख देना काफी है कि दो डिफेक्ट्स हैं जो लिमिट करते हैं, क्रोमैटिक एब्रेजन और स्फेरिकल एब्रेजन। ये दोनों इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन जो है वो लिमिट करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाई वुड इट बी एडवांटेजियस टू यूज ब्लू लाइट विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू लाइट को यूज करते हुए इमेज बनाना हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, क्यों फायदेमंद हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है जिसे हम लोग आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ये इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा मिनिमम। ये जो एंगल अल्फा है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बनने वाले एंगल्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है डी डिवाइडेड बाय 1.22 इंटू लैम्डा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। अब इमेजिन करें कि हम रिजॉल्विंग पावर जो है वो देख रहे हैं। अब रिजॉल्विंग पावर को अगर इस फॉर्मूले के साथ हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास d है जो कि डायमीटर ऑफ लेंस होता है, और एक है लैम्डा जो कि वेवलेंथ होती है लाइट की। लेट्स सपोज इस केस में अगर हम लोग अपने लेंस को कांस्टेंट रखते हैं, लेंस के डायमीटर को चेंज नहीं होने देते, लेंस नहीं बदलते, तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज
यूज्ड। तो इस केस में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि आर जो है इसका इन्वर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ। यानी हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो जाए, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाए, रिजॉल्विंग पावर को हम लोग इंक्रीज कर दें, तो हमें इस वेवलेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। जितनी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी उतनी ही हमारी रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होती जाएगी। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि विजिबल रेंज के अंदर ब्लू लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। अगर हम लोग ब्लू लाइट को यूज करेंगे तो उसकी वेवलेंथ के छोटे होने की वजह से रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए ब्लू लाइट जो है उसका फायदा ज्यादा है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि जितनी वेवलेंथ छोटी होती चली जाती है उतनी ही डायफ्रैक्शन कम हो जाती है। डायफ्रैक्शन और वेवलेंथ का एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कि जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी उतना ही उसको डायफ्रैक्ट करना भी आसान हो जाएगा। तो डायफ्रैक्शन कम होगी और रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ब्लू लाइट जो है वो एडवांटेजियस होती है over ordinary light. So blue light produces less diffraction blue light produces less diffraction and increases the resolving power. तो स्टूडेंट्स इसलिए इसका एडवांटेज ज्यादा है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज बाय द चिल्ड्रन। बच्चों के इस्तेमाल के लिए हम एक सस्ती माइक्रोस्कोप खरीदते हैं। द इमेजेस सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस, व्हाई इज दिस सो। तो हमने जब इस सस्ती माइक्रोस्कोप से इमेजेस देखे तो उस इमेजेस के जो एजेस थे वहां पे कलर्स हमें शो हो रहे थे, तो इसकी वजह क्या है? तो स्टूडेंट्स वन लाइनर आंसर तो इसका बहुत सिंपल है, इट इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द लेंस। इट is due to a defect in the lens। क्या डिफेक्ट है स्टूडेंट्स? हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये डिफेक्ट कहलाता है क्रोमेटिक एब्रेजन। क्रोमेटिक एब्रेजन। अब इस क्रोमेटिक एब्रेजन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कलर्ड एजेस बन जाते हैं? तो स्टूडेंट्स होता ये है कि हमारा जो लेंस है वो सारी लाइट को किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता। लेट्स सपोज यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और इसमें से जो लाइट गुजर रही है वो इस तरह पैरेलल रेज की फॉर्म में आती है और ये वाइट लाइट है जो यहाँ पे गुजर रही है। अब जब ये वाइट लाइट इसमें से पास करती है तो पास करने के बाद होना तो ये चाहिए कि ये किसी एक पॉइंट के ऊपर सारी की सारी वाइट लाइट फोकस हो जाए और वहां पे इमेज बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है और डिस्पर्स होने की वजह से कुछ रेज तो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, लेकिन कुछ रेज जो हैं वो डिस्पर्स होने के बाद, क्योंकि वाइट लाइट बहुत सारी वेवलेंथ से मिलके बनी है, तो कुछ कलर्स जो हैं वो आगे जाके एक और पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाते हैं। तो हमारे पास ब्लरी इमेज बनना शुरू हो जाएगा जो इतना क्लियर भी नहीं होगा और उसमें कलर्स भी एक दूसरे से अलग हो चुके होंगे। तो फिर स्टूडेंट्स हम इसे कह सकते हैं कि वाइट लाइट क्या करती है, बेसिकली इस लेंस के डिफेक्ट की वजह से डिस्पर्स हो जाती है। द वाइट लाइट white light
will disperse after passing through the lens. लेंस में से पास करने के बाद डिस्पर्स हो जाती है और सारी रेज किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती. सो ऑल रेज आर नॉट फोकस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट. किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती. इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो इमेज बनता है उसमें कलर्स एक दूसरे से अलग अलग नजर आ रहे होते हैं. जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.5. डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हाउ अ सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ बाइकन्वेक्स लेंसेज कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ माइक्रोस्कोप. तो स्टूडेंट्स पहले पूछ रहे हैं कि एक डायग्राम बनाएं और डायग्राम से एक्सप्लेन करें कि किस तरह से सिंगल लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज कर सकते हैं. तो पहले हम इसके पार्ट ए को डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे और पार्ट बी को देखेंगे. तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास सिंगल बाइकन्वेक्स की लेंस की बात हो रही है. सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस. अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस से अगर हमने मैग्नीफिकेशन करनी हो तो हम इसी को तो नाम देते होते थे सिंपल माइक्रोस्कोप का. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है वो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनाने को कहा जा रहा है. सिंपल माइक्रोस्कोप. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है कि हम एक सिंपल बाइकन्वेक्स लेंस लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बार बार बननी है, हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए. और फिर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो प्रिंसिपल फोकस कहलाती है. ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस बाइकन्वेक्स लेंस का सेंटर हमने ड्रॉ कर लिया. अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो हमें जगह नजर आ रही है इसको हम इसके प्रिंसिपल फोकस का नाम दे देते हैं. इसी तरह से दूसरे एंड पे भी इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, उसे भी हम लोग इसका नाम दे देते हैं. अब स्टूडेंट्स अगर इससे हम लोगों ने एक मैग्नीफाइड इमेज बनाना है तो हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसे फोकल लेंथ के अंदर प्लेस करते हैं. लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये प्लेस कर रहा हूँ. अब इससे इमेज किस तरह से बनेगा वो हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग दो रेज लेते हैं. एक रे इस ऑब्जेक्ट के टॉप से लेंगे जो पैरेलल चलेगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, और उसके बाद वो पास करते हुए स्टूडेंट्स गुजरेगी हमारे प्रिंसिपल फोकस में से. और फिर एक और रे लेंगे जो कि यहाँ से चलेगी और हमारे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होकर आगे की तरफ जाएगी. अब स्टूडेंट्स इस केस में हम देखते हैं कि जो दोनों रेज हैं ये पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे से अवे जा रही हैं. और ये अवे जाने का मतलब ये कि ये इस साइड पे आगे जाते हुए कहीं पे भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. तो फिर हम इन रेज को प्रोट्रूड कराते हैं, वापस पीछे की तरफ लेके जाते हैं इस तरह से, और दोनों रेज को उस वक्त तक प्रोट्रूड कराते जाते हैं जब तक वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं जाती. जिस जगह पे ये दोनों रेज आपस में मिलती हैं स्टूडेंट्स वहां पे हमारे पास इमेज बन जाता है. ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, और हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसे हम O के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा इमेज जिसे हम I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो इमेज का साइज जो है हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा है, मैग्निफिकेशन हुई, और सिर्फ एक सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए हम लोगों ने ये मैग्निफिकेशन किया. तो ये स्टूडेंट्स इसका पहला हिस्सा था कि अगर सिंगल बाइकन्वेक्स लेंस यूज करें तो किस तरह से हम लोग फिगर से शो कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फिगर से मैग्निफिकेशन शो कर दी. अब अगर इसके दूसरे हिस्से की बात करें, सेकंड पार्ट, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बाइकन्वेक्स लेंसेज
को अरेंज करना है और एक माइक्रोस्कोप बनानी है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर लेंसेज हों, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लेंसेज हों तो जो माइक्रोस्कोप हमारे पास बनती है उसे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनाने के लिए कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वो डायग्राम भी कुछ इस तरह से बनती थी। ये इमेजिन करें कि ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस में हमारे पास एक लेंस मौजूद है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और ये जो लेंस हमने बनाया है इसका हम सेंटर भी यहाँ पे बना लेते हैं और लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है ये हमारे इस लेंस का फोकस पॉइंट है। ये इस तरफ भी होगा और जितने फासले पे एक तरफ है दूसरे तरफ भी उतने ही फासले पे मौजूद होगा। और ये क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के करीब होने वाला है तो इसलिए हम इसको FO का नाम दे देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। और फिर स्टूडेंट्स इससे कुछ फासले पे हम लोगों ने एक और लेंस रखना है। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका हम लोगों ने इमेज बनाना था मैग्नीफाई करके उसको हम इसकी प्रिंसिपल फोकस से थोड़े से फासले के ऊपर प्लेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया। और फिर क्या करते हैं कि इससे एक इमेज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले बनाया था कि हम पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंगे जो यहाँ से पास की और उसके बाद ये प्रिंसिपल फोकस में से पास करने के बाद आगे चली जाएगी। और इसी तरह से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी और ये दोनों रेज किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। जिस जगह पे ये दोनों रेज मिलती हैं स्टूडेंट्स वहाँ पे इमेज बन जाता है। ये लेट्स सपोज हमने इसका इमेज बना लिया जो हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद था। अब हम क्या करते हैं एक और लेंस लेते हैं और अब की बार जो हम लोगों ने लेंस लिया है उस लेंस की फोकल लेंथ पहले वाले लेंस से ज्यादा होनी चाहिए। वो पहले वाले लेंस से ज्यादा बड़ा लेंस होगा जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बनाया। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो लेट्स सपोज यहाँ पे और यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे आ जाती है। इसको हम लोग FE का नाम दे देते हैं क्योंकि ये हमारे पास आई पीस है। अब स्टूडेंट्स अगर इससे बनने वाले इमेज की बात करें तो उसी तरह से हम यहाँ से पैरेलल रे लेंगे जो इस लेंस में से पास करने के बाद इस इस प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी और फिर एक और रे लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। देखें ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो हम क्या करते हैं हम इसे प्रोट्रूड करा के आगे की तरफ ले जाते हैं और देखते हैं कि दोनों रेज हमारे पास किस पॉइंट पे आके मिलती हैं। तो जिस जगह पे ये दोनों रेज आके मिलेंगी वहां पे इसका एक इमेज बन जाएगा। और ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगा और अगर हम अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो उसके रिस्पेक्ट से ये इन्वर्टेड है। तो ये लाइंस जब हम लोग ड्रॉ करेंगे पेपर में तो स्टूडेंट्स हमने इनको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है और खुद ब खुद हमारे पास इमेज बनता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास ये जो डायग्राम बनी नजर आ रही है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक ये वाला लेंस और एक ये वाला लेंस। जो ये वाला लेंस है हम इसे नाम देते होते हैं ऑब्जेक्टिव का और ये जो लेंस है हमारे पास इसे हम लोग नाम देते हैं आई पीस का। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस हमें इन दोनों का पता होना चाहिए। और दूसरी चीज जो ऑब्जेक्टिव है ये हमेशा स्मॉल होगा क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट है इसकी फोकल लेंथ से बाहर रखना होता है और आई पीस लार्ज होगा क्योंकि हमने जो इमेज बनाना है वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह का हमारे पास एक डायग्राम बन जाएगी इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो हमारा सेकंड पार्ट था कि बाइकन्वेक्स लेंसेज को अरेंज करना है एक माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सामने लिखा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन वर लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज्ड बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। वो कह रहा है कि अगर हम मून को देख रहे हैं किसी टेलीस्कोप के थ्रू और फिर हम क्या करते हैं कि उस टेलीस्कोप के हाफ पार्ट को कवर कर देते हैं।
अब उससे हमारा जो इमेज बनेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। फ्रेंड्स लेट्स सपोज अगर हम लोग अपने लेंस की बात करें तो लेंस कुछ इस तरह का है। ये हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस में से जब रेज ऑफ लाइट पास करेंगी तो वो किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी और जिस पॉइंट पे वो फोकस होती हैं उस पॉइंट पे हमारे पास इमेज बनता है। लेट्स सपोज ये सारी रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पे फोकस हो गई और यहाँ पे हमारे पास इमेज बन गया। और ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारे मून का इमेज कुछ इस जगह पे बन रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह से करें कि हमारा यही लेंस मौजूद है तो यहाँ पे है इस तरह करके, और इस लेंस का जो आधा हिस्सा है, जैसे ये हाफ पार्ट है, इसके हाफ पार्ट को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, इस पे पर्दा डाल देते हैं, यहाँ से लाइट हमारी आगे नहीं जा पाएगी। अब अगर हम लोग देखें जो रेज ऑफ लाइट यहाँ से पास करेंगी, जैसे पहले हमारे लेंस में से पास कर रही थी, तो क्या होगा, अब ये रेज ऑफ लाइट पास कर रही हैं। अब इस पे जो फर्क पड़ेगा वो ये होगा कि जैसे जो अपर पार्ट वाली रेज थी वो तो बिल्कुल उसी तरह से गुजरेंगी और वहीं पे जहाँ पे पहले इमेज बन रहा था वहीं पे बना देंगी, लेकिन जो लोअर पार्ट वाली रेज थी वो ब्लॉक हो गई, वो वहां तक जा नहीं पाएंगी। तो अब अगर हम लोग देखें क्या इमेज पहले की तरह अभी भी वहीं पे बन रहा है, तो इसका आंसर है बिल्कुल, इमेज अभी भी उसी जगह पे बन रहा है। लेकिन जितनी रेज पहले इमेज बना रही थी क्या अब भी उतनी ही रेज इमेज बना रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब पहले से कम रेज इमेज बना रही हैं। तो स्टूडेंट्स फिर होगा क्या, जब हम हाफ जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसे कवर कर देंगे तो हमारे पास मैग्निफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मैग्निफिकेशन of the image will not change। जितना इमेज हमारे पास पहले बन रहा था उसी साइज का इमेज अब भी बनेगा, बट कुछ तो चेंज हुआ है, अब पहले की निस्बत कम लाइट रेज वहां तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि अब जो इमेज बनेगा वो पहले की निस्बत उतना ब्राइट नहीं होगा, बट द ब्राइटनेस of the image will reduce। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेसिकली हमारी जो रेजोल्यूशन है उस पे फर्क आ जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट पास करती है हमारे लेंस में से उतना अच्छा और उतना रिजॉल्व इमेज बनाया जा सकता है। अब हमारा जो इमेज है वो उसी साइज का बनेगा, मैग्निफिकेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो उसकी ब्राइटनेस है जितना पहले वो वाजे साफ और ब्राइट नजर आ रहा था अब उतना वाजे साफ और ब्राइट नजर नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेज जो उसमें से पास कर रही हैं अब वो आधी रह गई हैं, जो लाइट उसमें से पास कर रही है वो लाइट आधी रह चुकी है। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये फॉर्मूला इक्वल होता है FO डिवाइडेड बाय FE, यानी ये रेशियो होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो अब उसको कवर करने से हमारी फोकल लेंथ पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फोकल लेंथ पे चेंज नहीं आने का मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, पहले जितना मैग्नीफाइड इमेज बन रहा था अब भी उतना ही मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, सिर्फ जो फर्क आएगा वो उसकी ब्राइटनेस पे आएगा। अब वो उतना ब्राइट नहीं बन रहा होगा क्योंकि नंबर ऑफ रेज जो उसमें से पास कर रही हैं वो अब आधी रह चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।